हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज है 1 नवंबर। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आज आईएससी बोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का जो मैंने मास्टर प्लान डिस्कस करा था उसी सिलसिले में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सप्लाई, उसकी लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर दोनों पढ़ रखा है, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई सारे यूट्यूब चैनल बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं कि दोनों को मिक्सअप करके पढ़ा रहे हैं, मतलब सीबीएसई और आईसीएसई। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो स्पेसिफिक, देखो सब अलग अलग बोर्ड होता है, जैसे सीबीएसई होता है सेम उसी तरीके से आईएससी बोर्ड होता है। तो दोनों का जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूछने का बोर्ड एग्जाम में वो अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो आईएससी बोर्ड का है वो अभी आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और वो भी सप्लाई, क्योंकि डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग सप्लाई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या, किस नाम से है टेलीग्राम भाई? स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th और 12th के नाम से। ये आप सर्च कीजिएगा स्काइनॉमिक्स एकेडमी, तो वहाँ पर आपका टेलीग्राम पर आ जाएगा। तो वहाँ पर पीडीएफ जो होगा वो जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा या स्ट्रीमिंग ख़त्म होगा यूट्यूब पर वैसे ही डाल दिया जाता है। तो आप लोग इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 1 महीने तक इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग साथ में जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई क्या होता है? देखो सप्लाई जनरली कुछ नहीं होता है, सप्लाई प्रोड्यूसर साइड से किया जाता है। जैसे डिमांड और सप्लाई दो चीज़ है ना, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद। डिमांड की दो होता है एक कॉन्सेप्ट में, एक डिमांड होता है एक सप्लाई होता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जो डिमांड होता है वो किसके साइड से होता है? कंज्यूमर साइड से होता है। और जो सप्लाई होता है वो किसके साइड से होता है? प्रोड्यूसर साइड से होता है, याद रखना है। तो डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है। जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई बंदा है, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया कि मान लो कि 5 टॉफ़ी का डिमांड किया। ये दुकान पर गया, बोला कि मुझे अंकल जी या भैया जी आप मेरे को 5 टॉफ़ी दे दो। इसका मतलब इस लड़के ने, जो बॉय है, वो किसने क्या 5 टॉफ़ी का डिमांड क्रिएट किया है। लेकिन डिमांड क्रिएट तभी होता है जब उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी रहता है। मतलब मान लो कि अगर इसके पास ये 5 अगर टॉफ़ी है तो 5 रुपये का अगर टॉफ़ी है, तो अगर इसके पास ये 5 रुपये है और ये खरीदना चाह रहा है तो इसका मतलब क्या है? डिमांड क्रिएटेड, मतलब डिमांड क्रिएट हो गया। क्लियर? तो मतलब डिमांड क्रिएट कौन करता है भाई? तो वो कौन करता है? कंज्यूमर करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो लड़का है वो कभी भी सप्लाई नहीं कर सकता है जब तक ये कंज्यूमर है। अगर ये प्रोड्यूसर बन गया, अगर मान लो कि ये क्या, एक किसी ने क्या करा, फैक्ट्री खोल ली, एक फैक्ट्री। अब वो फैक्ट्री में क्या करेगा? फैक्ट्री में कुछ ना कुछ वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसका मान लो कि ये चाह रहा है कि भाई मैं जो है वो अब क्या, दिवाली आ रहा है, अब सोचो दिवाली में पटाखे बनाऊं, तो मतलब क्या, फायर क्रैकर्स। अब फायर क्रैकर्स बनाना चाह रहा है, तो फायर क्रैकर्स अगर बना रहा है मतलब ये बनाना चाह रहा है और मार्केट में बेचना चाह रहा है। बस सिंपल सी बात है, मतलब मार्केट में बेचना चाह रहा है, मतलब वो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? मतलब एज अ प्रोड्यूसर यहाँ कैसे काम कर रहा है? एज अ प्रोड्यूसर। और यहाँ पर क्या काम कर रहा था? यहाँ पर अगर बॉय काम कर रहा था जब 5 टॉफ़ी वो लेने गया, तो एज अ कंज्यूमर। तो आई होप सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा कोई भाई डिमांड, अगर मान लो कि मैंने अगर मैं ख्वाब सोच रहा हूँ कि मुझे चाहिए भाई लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए, होती है स्पोर्ट्स कार या कुछ भी कार होती है, लेकिन कार होती है भाई, इतने मैंने सुन रखा है। तो अगर कोई कार खरीदना चाह रहा है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, बस वो ख्वाब में सोचे जा रहा है, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके पास अगर उतना सफिशिएंट मनी है तब फिर क्या है? डिमांड क्रिएटेड है। यहाँ तक याद रखना। तो आई होप सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा मेन मुद्दे पर कि आखिरकार हम लोगों का क्या डिमांड या सप्लाई क्या होता है। तो देखो सप्लाई जो होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बहुत अच्छे तरीके से। तो सप्लाई क्या है? द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। देखो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है, कौन?
विच प्रोड्यूसर, देखो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो मेन वर्ड है, विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जो विलिंग कर रहा है, जो मतलब इच्छा जता रहा है कि मैं प्रोड्यूस करूँगा, फॉर अ सेल एट अ वेरियस प्राइसेस, जो भी प्राइसेस है। जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, अब वो प्रोड्यूसर क्या मान लो कि टॉय बेचना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करना चाह रहा है। अब वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है कि भाई अब मेरा 100 रुपये का एक टॉय होगा, ठीक है, 100 रुपया पर टॉय अगर मान लो, तो इसका मतलब उस प्राइस पर वो बेचना चाह रहा है। तो विलिंग टू प्रोड्यूस फॉर अ सेल, बेचने के लिए, एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना है कि जो भी पर्टिकुलर, मतलब एक साल में क्या बेचना चाह रहा है, एक महीने में क्या बेचना चाह रहा है, एक वीक में क्या बेचना चाह रहा है, मतलब एक टोटल पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होगा। ये बात याद रखना है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे उसको सप्लाई। तो आई होप सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन पता होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 3 इसके अगर देखा जाए कि इसके बारे में पता चलता है कि सप्लाई के 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या एक तरीके से ये क्या है, की कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। क्योंकि हम लोग पहले सप्लाई पढ़ेंगे, सप्लाई के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कौन सा क्या है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो जो होगा वो 2 पार्ट्स में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको रूटीन में बताया गया था मास्टर प्लान जब मैंने डिस्कस करा था। तो यहाँ पर अब उसके बाद की कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो क्या है, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। अगर मान लो कि सप्लाई वही है जो वो करना चाह रहा है, अगर वो सिर्फ सोच रहा है कि मैं करूँगा लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है, तो वो फिर क्या है, इसका मतलब वो नहीं है। तो ये सप्लाई हमेशा क्या होता है, डिजायर्ड क्वांटिटी होता है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्राइस। जैसे यहाँ पर है हमेशा, जिससे डिमांड भी होता है, जिससे डिमांड भी है, तो डिमांड हमेशा क्या किससे रिलेट कर रहा है, प्राइस से रिलेट कर रहा है। सेम उसी तरीके से जो सप्लाई, जो क्या होगा, जो सप्लाई होगा वो हमेशा क्या करेगा, किस पे रिलेट करेगा, प्राइस से एक्सप्रेस्ड होगा कि भाई इतने रुपये का इतना सप्लाई किया, इतने रुपये का इतना सप्लाई किया। सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल। ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आखिरकार फ्लो वेरिएबल क्या है। तो ये फ्लो वेरिएबल है, मतलब ये 1 साल में, 2 साल में आप कितना आप प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो, वो हमारा ये हो गया सप्लाई। तो आई होप सो सप्लाई के बारे में आपका क्लियर होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2 तरीके का जनरली टाइप्स ऑफ सप्लाई आप लोगों के सिलेबस में है। तो टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने हैं, 2 तरीके के, ठीक है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई क्या होता है, जैसे डिमांड में भी मैंने पढ़ाया था, 2 तरीके का डिमांड होता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। होता था इंडिविजुअल डिमांड, वैसा डिमांड होता था जो कि एक पर्सन, जैसे मान लो मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मैं कुछ ये पेन, ये मार्कर में लेना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, और मेरे पास रुपया भी है, लेना चाह रहा हूँ, रुपया भी है, इसका मतलब क्या है कि मैंने ये एक, मतलब मैं इकलौता आदमी जो इसने डिमांड का क्रिएट करा एक का। अब मेरे जैसे बहुत सारे अगर टीचर्स हैं, उसने जितना भी मार्कर खरीदा, अगर सारे का मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड। सेम उसी तरीके से यहाँ पर सप्लाई कॉन्सेप्ट आएगा। सप्लाई किससे रिलेटेड है, प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बोल रखा है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लाई 2 तरीके से होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, और एक क्या होता है, मार्केट सप्लाई, ठीक है। एक क्या होता है, मार्केट सप्लाई। आई होप सो ये दोनों समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा बता भी देता हूँ। यहाँ पर क्या, इंडिविजुअल सप्लाई, अगर किसी एक बंदे के, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या कर देना है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर एक इंडिविजुअल इंसान या इंडिविजुअल मतलब कोई बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल कोई कंपनी है, वो जितना प्रोड्यूस करना चाह रहा है जिस भी प्राइस लेवल पर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। अगर मार्केट सप्लाई हो गया, तो मार्केट देखो ये सब सारा जो है को नोट्स में मिल जाएगा भाई, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, या फिर ये काम करो कि जब भी इसको थोड़ा सा पढ़ो तो एक बार नोट्स को प्रिंट आउट करा लो, या नोट्स को बगल वाले फ़ोन पर खोल लो, और वीडियो को एक छोटा सा फ़ोन पर अलग से, या फिर बहुत सारा आजकल आ गया है एप्लीकेशन, तो उसके थ्रू भी आप PDF रीडर के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। मार्केट सप्लाई क्या हो गया, ऑल द फर्म्स, क्या, ऑल द फर्म्स क्या होगा यहाँ पर,
कि मतलब द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस फॉर अ सेल एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो जो भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं जो भी प्राइस पर, जिस भी प्राइस पर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होगा इसको ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में सारे फर्म, यहाँ पर मान लो कि टाटा, अगर सिर्फ टाटा रहता कि भाई टाटा ने कितना गाड़ी, मान लो कि ये 100 गाड़ी या 100 कार ये एक महीने में, एक मंथ में ये प्रोड्यूस करता है और बेचना चाह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर सेम उसी तरीके से टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, या फिर और सारे कार्स हैं, तो ये मान लो कि ये 500 कार करना चाह रहा है, ये 400 कार करना चाह रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, 900 कार्स। ठीक है, तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा 900 कार्स। तो यहाँ पर हम लोगों को ये सिर्फ समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, कि स्टॉक और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टॉक और वेरिएबल के बारे में। अब देखो स्टॉक क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, याद रखना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक और फ्लो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्टॉक और फ्लो के बारे में। अब देखना यहाँ पर स्टॉक और फ्लो, या फिर बोला जाए स्टॉक और सप्लाई, ऐसा भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्टॉक और सप्लाई, जिसको फ्लो कॉन्सेप्ट पे बोला जाता था, जैसे अभी मैंने बोला फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल। देखो स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई दुकान है, देखो भाई इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ोगे, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा रख के देखो और उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। तो अगर बोला जाए कि स्टॉक, तो स्टॉक क्या है, स्टॉक हमेशा जो मेजर होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। पॉइंट ऑफ टाइम अभी क्या होता है बताऊंगा। और जो सप्लाई होता है वो फ्लो वेरिएबल है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे मैंने बोला कि भाई एक दुकानदार है, अगर इसने बोला कि भाई मैं आईफोन बेचता हूँ, क्या बेचता हूँ आईफोन। अब आईफोन अगर बेच रहा है, तो आईफोन बेच रहा है, इसने बोला कि भाई 1 जनवरी 2023 को तुमने कितना बेचा, तो इसका मतलब इसने बोला एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट बोला कि 1 जनवरी को तुमने कितना बेचा, मतलब वो स्टॉक कॉन्सेप्ट। या मैंने बोला कि 1 जनवरी को तुम्हारे पास कितना माल पड़ा हुआ है आईफोन का, मतलब क्या, एक तरीके से हमने बोला एक प्रोड्यूसर को, तो उसने बोला कि भाई मेरे पास 1000 आईफोन या 1000 फ़ोन्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास स्टॉक कितना है, स्टॉक है उसके पास 1000 फ़ोन्स का। अब उसके बाद सेम उसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम में मैंने पूछा उससे कि भाई एक बात बताओ कि तुमने 1 जनवरी 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक कितना फ़ोन बेचे, तो उसने बोला कि मैंने 500 फ़ोन्स बेचे मान लो। ठीक है, आईफोन के। तो इसका मतलब क्या है, उसका फ्लो वेरिएबल क्या है, या फिर बोला जाए सप्लाई क्या है, पूरे एक साल में 500, या फिर बोला जाए 500 आईफोन्स के। क्लियर। तो कभी भी पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई को डिनोट किया जाता है और इसको पॉइंट ऑफ टाइम में स्टॉक को। तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगा, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, अब ये समझना फटाफट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। देखो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि किस किस फैक्टर की वजह से जो सप्लाई में वो चेंजेस आता है, मतलब जो सप्लाई होता है वो किस किस चीज़ों की वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बोला गया है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि कोई कमोडिटी का अगर प्राइस 5 रुपया था, अब वो उसका प्राइस हो गया 10 रुपया। इसका मतलब क्या है कि उस प्रोड्यूसर को देखना यहाँ पर, ठीक है, उस प्रोड्यूसर को अब ज़्यादा फायदा होगा, मतलब क्या, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हाइयर प्राइसेस पर, मतलब प्राइस अगर हाई होगा तो सप्लाई भी क्या करेगा, वो हाई करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन अधिक होगा। तो आई होप सो पहला चीज़ पता चल गया होगा कि प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस में चेंजेस होता है तो उसके सप्लाई में भी इफेक्ट होता है। दूसरा हो गया इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस क्या होता है भाई, जैसे इनपुट प्राइस का मतलब बोला जाए रॉ मटेरियल का प्राइस। अब मान लो कि ये मार्कर बन रहा है, ठीक है, अब मार्कर है तो मार्कर में क्या यूज हो रहा है भाई, प्लास्टिक यूज हो रहा है। अगर प्लास्टिक का कॉस्ट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्लास्टिक का कॉस्ट बढ़ गया, तो उसके वजह से
क्या होगा, मार्कर का कॉस्ट भी बढ़ेगा। मतलब क्या, अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब सप्लाई में भी चेंजेस आएगा। इसका मतलब क्या, इनपुट प्राइस की वजह से भी सप्लाई में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो दो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स। एक होता है क्या, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर टेकन टुगेदर। जैसे कि मान लो अगर हम लोग बोले शूज़ और सॉक्स, शूज़ प्लस सॉक्स, इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज़ ऐसा है कि वो एक दूसरे को, कार और पेट्रोल, वो दोनों क्या है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर मान लो कि इसका अगर प्राइस बढ़ा या फिर बोला जाए कि इसकी वजह से ये इफेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से ये इफेक्ट करेगा, दोनों क्या है कि साथ में, मतलब क्या, टुगेदर कंज्यूम होता है। क्या होता है, टुगेदर कंज्यूम किया जाता है। ये बात याद रखना है, ठीक है, टुगेदर ही कंज्यूम किया जाता है, थोड़ा बहुत याद रखना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि जैसे टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी हो गया ना। जैसे मान लो कि अगर टी जो है और कॉफ़ी, वो क्या है, अगर टी के प्राइस में कुछ उलटफेर हुआ तो हो सकता है कि कॉफ़ी ज़्यादा बिकने लगे या कुछ ऐसा होने लगे, मतलब क्या, सप्लाई में चेंजेस होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इसका मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स मतलब दोनों का गुड्स है वो रिलेट करता है एक दूसरे से, उनके प्राइस में चेंजेस होता है तो सप्लाई में भी चेंजेस होगा। क्लियर, यहाँ तक आई होप सो क्लियर होगा। अब आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मान लो कि पहले जो सामान था वो बन रहा था आपका मशीन से, अब क्या है कि और अच्छा मशीन से बनने लगा। इसका मतलब क्या है कि आपको कम कॉस्ट पड़ रहा है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको प्रोड्यूस कर पाओगे, इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर पाओगे। तो यहाँ पर ये हम लोगों को समझ में ये आता है कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की वजह से भी सप्लाई में क्या हो सकता है, सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं। क्या हो सकता है, सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं। तो आई होप सो ये भी बात आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है क्या, पॉलिसी एंड टैक्सेशन। सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कभी क्या करती है, टैक्स देती है। सब्सिडी का मतलब होता है छूट, छूट होता है ना, जैसे गैस पर सब्सिडी मिलता है, मतलब आप क्या करो, आप इतना टैक्स भरो, अब उसमें से मान लो कि मैं 5% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि उतना टैक्सेशन छूट मिल गया आपको। तो टैक्स के बढ़ने और घटने की वजह से या सब्सिडी देने और ना देने की वजह से भी कभी कभी सप्लाई में इम्पैक्ट होता है। तो ये एक मेजर डिटर्मिनेंट्स है जिसके थ्रू क्या होता है कि सप्लाई में चेंजेस होते हैं। अब जो 6 है वो क्या, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। बहुत सारे लोग हैं ना बोलते हैं कि भाई आने वाले समय में जो होगा इस चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है। क्या बोले, अगर बोला जाएगा कि कोई प्रोड्यूसर है वो क्या बोला कि आने वाले समय में मान लो कि दिसंबर में इस चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, एक टॉय लेते हैं, इसका टॉय का प्राइस बढ़ने वाला है, तो बाद में बेचने से फ़ायदा है ना, उसको अभी बेचेगा क्यों कम दाम में, इसका मतलब वो अपनी सप्लाई को अभी रोक देगा बाद में। मतलब क्या, सप्लाई में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसर उसके वजह से सप्लाई में चेंजेस कर पा रहा है, इसका मतलब क्या, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस की वजह से भी क्या होता है कि सप्लाई में चेंजेस होते हैं। नेचुरल फैक्टर जैसे मान लो कि सुनामी आ गया, या फिर बोला जाए जैसे कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से बहुत सारे सप्लाई में दिक्कत हुआ था ना, सप्लाई चेन में दिक्कत हुआ था, मतलब सप्लाई घट गया था, है कि नहीं, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो इसी वजह से क्या हो गया कि एक तरीके से सप्लाई में इफेक्ट हुआ। तो ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। ये सातों डिटर्मिनेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके थ्रू ये पूरे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया है। तो आई होप सो ये वाला चीज़ कंप्लीट होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, इसके बाद हम लोग अब लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। अब दो चीज़ है, एक है सप्लाई फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। जल्दी से पढ़ते हैं। तब हम लोग दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले सप्लाई फंक्शंस और क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी क्या बोलेंगे इसको, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, तो बोलेंगे द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये याद रखना है, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट, सप्लाई ऑफ द क्वांटिटी and its determinants ठीक है, and its determinants, ठीक है। तो जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सप्लाइड और एक तरीके से उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में, मतलब क्या
क्या सप्लाई होता है, कितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा, और जो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई फंक्शन। जैसे डिटर्मिनेंट्स कौन सा है, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। इसी तरीके से टेक्निक में चेंजेस हुआ तो उसमें सप्लाई में दिक्कत हुआ, या क्या क्या कितना सप्लाई कम हुआ ज़्यादा हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से फंक्शंस ऑफ सप्लाई। क्लियर। तो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी सप्लाइड किया जा रहा है और जिस भी जो भी डिटर्मिनेंट्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब देखो लॉ ऑफ सप्लाई, देखो लॉ ऑफ डिमांड, इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था, देखो डिमांड हमेशा कंज्यूमर साइड से देखा जाता है। तो डिमांड अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड क्या था, एक तरफ इधर देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि अगर प्राइस बढ़ेगा, क्या होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो डिमांडेड होगा, क्वांटिटी जो डिमांडेड होगा वो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड इज लोअर। मतलब क्या, कभी भी देखो कोई भी कंज्यूमर है, अब मान लो कि प्राइस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामान कम खरीदते हैं जनरली। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कि भाई प्राइस बढ़ा तो हम लोग और ज़्यादा खरीदने लगे, वो होता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब वो बहुत अमीर लोग हैं, वो अपने इज्जत को बचाने के लिए, मैंने गिफिन गुड्स के बारे में बताया था, वेबलन इफेक्ट के बारे में बताया था, तो वो सब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। अगर नहीं देखें तो आप लोग वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा कोई भी चीज़ का तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, वो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्या होगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेट्रिस पेरिबस ऑर्डर, सेट्रिस पेरिबस ऑर्डर मतलब होता है कि और सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। मतलब क्या है कि सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में खेला हो रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज़, कोई भी डिटर्मिनेंट्स, अभी हम लोग सात डिटर्मिनेंट्स पढ़े ना, उसमें कोई दूसरा डिटर्मिनेंट्स नहीं, जो पहला जो डिटर्मिनेंट्स है उसी की वजह से, क्योंकि हमने क्या बोला कि प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांडेड या क्वांटिटी सप्लाइड किस पर निर्भर करता है, प्राइस पर। इसीलिए इसका जो लॉ है, लॉ क्या है, जो कानून है एक तरीके से बोला जाए, वो ये है कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग कम खरीदते हैं, जब प्राइस कम होता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। देखो ये मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, इसको हम लोग सेट्रिस पेरिबस ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट रहता है। तो ये बेसिक है, देखो बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो फटाफट समझेंगे उसके बाद। क्लियर। अब यही लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। बट एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि एक प्रोड्यूसर है, अब मान लो कि तुम्हारा सामान पहले 5 रुपये में बिक रहा था, तुम क्या हो, कुछ बना रहे हो सामान, तुम सेलर हो ना कि कंज्यूमर हो। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ तुम अब ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो, इसका प्राइस तुम ज़्यादा प्राइस में उसको बेच पा रहे हो, इसका मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। अब ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी तुम बनाओगे और सप्लाई करोगे। और अगर प्राइस अगर कम हो गया, इसका प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी जो सप्लाइड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सेम चीज़ लागू होगा, ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर दोनों में एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो सप्लाई में हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। मतलब जो क्वांटिटी है जो सप्लाइड है वो प्राइस से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है भाई ना, कि प्राइस जैसा कर रहा है बिहेव वैसे ही क्वांटिटी भी कर रहा है, वैसे भी चीज़ें कर रही हैं। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, कि जो प्राइस है वो इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है। तो यहाँ पर ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई समझने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोगों को समझ के चलना है। तो आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा आपका कि लॉ ऑफ सप्लाई और एक जो सप्लाई फंक्शन था, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि हमारा सप्लाई स्केड्यूल है। क्या है सप्लाई स्केड्यूल? अब सप्लाई स्केड्यूल दो तरीके का होता है, ठीक है। अब सप्लाई स्केड्यूल होता है, एक सप्लाई कर्व होता है। सप्लाई कर्व भी दो टाइप्स के होते हैं, सप्लाई स्केड्यूल भी दो तरीके। देखो स्केड्यूल का मतलब होता है, नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा स्केड्यूल क्या है, तुम्हारा शेड्यूल क्या है, तुम्हारा स्कूल का शेड्यूल या स्केड्यूल बोल लो, उसका क्या है।
तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई जो स्केड्यूल है वो हमारा एक तरीके से दो तरीके से होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, एक होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब ये हमेशा जो स्केड्यूल जो वर्ड बना है वो टेबुलर फॉर्म में डिनोट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई स्केड्यूल है, क्योंकि यहीं पर अगर सप्लाई कर्व आ जाता है, अगर मान लो कि सप्लाई कर्व जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल वाले में, ठीक है, तो सप्लाई कर्व जो सप्लाई कर्व होगा वो हमेशा किस में होता है, सप्लाई कर्व हमेशा ग्राफिकल फॉर्म में होता है, ग्राफ के फॉर्म में होता है, इन अ ग्राफ फॉर्म, इन अ ग्राफिकल फॉर्म, इन अ ग्राफिकल फॉर्म, हमेशा क्या ग्राफिकल फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो सप्लाई स्केड्यूल होगा वो हमेशा किस में शो किया जाएगा, हमेशा उसको शो किया जाएगा टेबुलर फॉर्म में। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग अ वेरियस क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस फॉर अ सेल एट अ वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी सेल करेगा, जो भी जिस भी प्राइस पर और एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जितना भी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जितने भी पीरियड ऑफ टाइम में जो भी करना चाह रहा है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि स्केड्यूल क्या होता है टेबुलर फॉर्म में। अगर मान लो कि इंडिविजुअल है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विद शोइंग अ वेरियस क्वांटिटी दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोड्यूस। क्या लिख देंगे यहाँ पर, अ प्रोड्यूसर लिख लेंगे तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर एक प्रोड्यूसर ने अब मान लो कि ये सोहन है, क्या है, सोहन एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। अब इस प्राइस मान लो इधर लिख लेते हैं प्राइस और इधर लिख लेते हैं क्वांटिटी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है तो कितना प्रोड्यूस करेगा और कितना वो क्वांटिटी को सेल करने का सोच रहा है। अब मान लो कि प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है, प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ जो है वो 5 रुपीज़ का अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, उसमें मान लो कि 50 क्वांटिटी वो बेचना चाह रहा है। मतलब ये क्या हो गया, सोहन ने एक तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल के बारे में यहाँ पर बात हुआ है, सोहन के बारे में, क्योंकि ये इसके बारे में इकलौता बात कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से मान लो कि मैंने क्या करा, यहाँ पर बोला कि भाई सोहन हो गया, रोहन हो गया, रोहन हो गया, मोहन हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, ये कितना प्रोड्यूस करना चाह रहा है, प्राइस सबके लिए सेम रहेगा भाई। अब प्राइस मान लो कि यहाँ पर 5 रुपया, 5 रुपया में जो सोहन है वो कितना करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है मान लो कि 50 क्वांटिटी का, ठीक है, प्रोड्यूस या सेल। इसने 5 रुपये में कितना करना है, रोहन ने 80 क्वांटिटी का मान लो, ठीक है, 80 क्वांटिटी का, और इसमें 5 रुपये का कितना, इसने मोहन मान लो कि 90 क्वांटिटी का। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट डिमांड हमेशा जो ये मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल होगा वो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 8 और 8 16, 1 17, 17 और 3 20, और फिर क्या हो गया 22। तो 220 क्वांटिटी क्या करना चाह रहा है, प्रोड्यूस करना चाह रहा है। यहाँ पर ये बात अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात याद रखना है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्या हो गया, जब एक बंदा जो सप्लाई करना चाह रहा है, जितना विलिंगनेस दिखा रहा है, अगर उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तब, ठीक है। मार्केट में सेम उसी तरीके से जो भी प्राइस लेवल है उसमें सारे लोग जितना करना चाह रहे हैं। तो आई होप से ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो कंप्लीट हुआ होगा यहाँ तक, क्योंकि कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर टुमोरो का, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कल हम लोग पढ़ेंगे जो सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे, और उसके शिफ्ट और मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, शिफ्ट पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 2 नवंबर को, 2 नवंबर को हम लोग मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ होगा बहुत फटाफट, ये हम लोग कल पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो लगभग वीडियो होगा वो मेरा बिना फेस दिखाए हुए है, तो ये मैं पहली बार मतलब थोड़ा सा अपने आप को कैमरे के सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। और देखिए उसमें भी समझ में आता है, इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा दोनों तरीके से रहेगा तो इंटरैक्शन बना रहेगा। न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, कुछ पार्ट हमने ऐसे डिस्कस कर दिए, कुछ हमने लैपटॉप से कर दिए, तो वो क्या होगा कि पूरा हमारा समराइज वे में सारा चीज़ होगा। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का जो PDF होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप सो जो हम लोग का कल होगा वो कर्व होगा, शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगा, और उसके न्यूमेरिकल्स होंगे जो सप्लाई के। तो अभी तक कोई भी दिक्कत अगर हुआ होगा तो आप लोग डायरेक्टली जाके कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं कल बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।